गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम लोग समझेंगे बोहर मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल्स देखिए, पहला मॉडल टॉमसन का आया था, टॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड के बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया वो दिया बोहर ने। रदरफोर्ड्स के मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स थे, मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड में मैक्सवेल ने बताया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द न्यूक्लियस, अगर वो न्यूक्लियस में रिवॉल्व करेगा तो कॉन्टिन्यूस इमिट द एनर्जी, इफ़ इट इमिट द एनर्जी इट विल फेल डाउन इन द न्यूक्लियस। बट ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसी को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आया, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसी प्लैंक क्वांटम थ्योरी का सहारा लेकर बोहर ने अपना मॉडल रिप्रेजेंट्स किया। बोहर ने क्या कहा अपने मॉडल में? पहला तो वही कहा जो रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम इज ए कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस and around the nucleus in which the electron revolve that are called the orbits or shell। देखिए, ऑर्बिट्स या शेल को बताया था बोहर ने। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता है एक सर्टेन पाथ में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट आर नोन इज द ऑर्बिट और शेल। फिर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। ये जो रिवॉल्व करता है, इनकी रेडियस और एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। दीज पाथ कॉल्ड इज द ऑर्बिट्स एंड स्टेट्स आर कॉल्ड इज द स्टेशनरी स्टेट्स आर अलाउड एनर्जी स्टेट। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रेटली अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एक सर्टेन पाथ में चक्कर लगाता है। क्लियर? उस चक्कर वाले पाथ को, सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट्स आर कॉल्ड इन द ऑर्बिट। अब न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहा तो सारा मास तो न्यूक्लियस में होगा, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे शेल होंगे। सारे शेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है। क्लियर? चक्कर नहीं लगाता है। चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी में चेंजिंग भी होगी। तो क्या कहता है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। जब वो रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी जो होगी ऑर्बिट की, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए लोअर स्टेशनरी स्टेट टू अ हायर एनर्जी स्टेट when required amount of energy is absorbed and energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state। कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो पहले या लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ जाता है? हायर एनर्जी स्टेट में। एनर्जी मिलेगी तो कहाँ चला जाएगा? इनिशियल से फाइनल की तरफ, लोअर से हायर की तरफ। क्लियर? और जब एनर्जी को वो इमिट करता है, एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर की तरफ जाएगा, और जब इमिट करेगा तो हायर से कहाँ आ जाएगा? लोअर की तरफ। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन ए कॉन्टीन्यूअस मैनर। ये जो एनर्जी का चेंज की एनर्जी ले रहा है, हायर में गया, एनर्जी निकाल रहा है, नीचे लोअर में आ जाए, ये कॉन्टीन्यूअस मैनर में चेंज नहीं होता है। फिर the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occur between two stationary state that differ in energy is delta E। भाई लोअर में मान लिया एनर्जी E1 था, बाद में गया E2 हुआ, या पहले E2 था बाद में E1 हुआ, तो एनर्जी चेंज किससे निकालेंगे? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। E1 and E2 आर द एनर्जी ऑफ लोअर एंड हायर एनर्जी स्टेट। एब्जॉर्ब करेगा तो E2 ग्रेटर देन E1। एडार करेगा भाई, इनिशियल में E1 था, बाद में E2 हुआ, तो E1 ग्रेटर देन E2। और अगर इमिट करेगा तो E2 इज लेस देन E1, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। इस एक कॉमनली नोन है बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। इस रूल को हम लोग बोहर फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं। फिर
जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता है, वह चक्कर कहाँ लगाएगा? एक सेल में एक हम लोग ऑर्बिट करते हैं, क्या सारे ऑर्बिट में चक्कर लगाता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 के बराबर हो, यानी द नंबर ऑफ सेल। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सर्कुलर पाथ है, रेडियस है r है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वेलोसिटी v होगी, मास m होगा। इसी r रेडियस के पाथ पे m मास के पार्टिकल द्वारा v वेलोसिटी से मूवमेंट m इंटू v इंटू r, दैट्स आर कॉल्ड इज द एंगुलर मोमेंटम। तो mvr, ये me का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर होगा? NH/2 के, जहाँ पे n कितने के बराबर है? 1, 2 या 3। n=1 ले लेंगे तो h/2, 2 ले लेंगे तो h/3 ले लेंगे तो 1/5। क्लियर? बात करते हैं बोहर मॉडल के एटम के फीचर्स की। इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या कहता है? द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड 1, 2, 3। These numbers are called the principal quantum number। कहने का मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं उनको नंबरिंग की गई 1, 2, 3, तो इन नंबर्स को क्या कह देते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर क्या कहा कि अगर हम रेडियस की बात करें बोहर ऑर्बिट के लिए तो Rn=n²a0। कैसे ये इक्वेशन आता है, इसको मैं आपको बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम ये रेडियस, बोहर रेडियस की कैलकुलेशन करते हैं। Rn होता है n²a0, जहाँ पे n है नंबर ऑफ सेल और a0 है 52.9। जनरली फार्मूला होता है Rn=n²/z/a0, 52.9 पिकोमीटर, जहाँ a0 कितने के बराबर होता है? 52.9 पिकोमीटर। ये कैसे आता है आप देखोगे mvr² mvr से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कैसे आता है। फिर क्या कहा? द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन n=1/n²। एनर्जी को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ r क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है और n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फिर एक पॉइंट उन्होंने और बताया, क्या बताया? ध्यान दीजिएगा। उन्होंने, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उस पर जो है दो तरह के फोर्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो दो तरह के फोर्स कार्य करते हैं। एक न्यूक्लियस से बाहर की ओर और एक न्यूक्लियस से अंदर की ओर। एट्रैक्शन, वह न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एट्रैक्शन फोर्स। और ये एट्रैक्शन, फिर भी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर नहीं रहा है तो उसके बराबर लग रहा है रिपल्सन फोर्स। तो बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द न्यूक्लियस, रिवॉल्व करने के नाते यहाँ पे दो फोर्स कार्य करते हैं। एक जो ये एट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, ये इक्वल होता है Ze²/r। Ze²/r इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और जो रिपल्सन काम कर रहा है बाय द मोशन, दैट्स आर कॉल्ड इज द एंगुलर मोमेंटम या सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। ये बराबर होता है mv²/r। तो r अगर कैंसिल कर लेंगे तो Ze²/mv²r। ये इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम रेडियस निकालेंगे, कैसे हम बोहर रेडियस की गणना करेंगे, कैसे हम बोहर एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम बोहर वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में बात की जा सकती है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके कैलकुलेट करने के बारे में, कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।